अब अपन सेशन चालू करते हैं। बेसिकली ये जो सेशन है इट इज़ अबाउट माय जर्नी ऑफ यूपीएससी, और कैसे थ्रू आउट लास्ट 5 to 6 years, इवन पॉसिबली मोर, मेरी ये जर्नी रही है, और कैसे लाइक आई हैव प्रोग्रेस्ड. First, I would like to introduce myself. My name is Arpit. I have secured AIR 55 in Indian Forest Service as a part of CSE 2022. और yes, so like this whole journey, राइट फ्रॉम, मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूँ, और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं. मेरे पेरेंट्स जो हैं वो झुंझुनू से हैं, और मेरे ग्रैंडफादर किसान थे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मेरे ग्रैंडफादर बेसिकली किसान थे. तो ये बेसिकली हम प्रोसेस ऐसे रखेंगे कि मैं इनिशियली थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा आपको यूपीएससी के बारे में जो मेरा जर्नी रहा है, मेरी जो चैलेंजेस रहे, मेरी जो प्रॉब्लम्स रही, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको. और फाइनली मैं आपके जो कमेंट्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो लूँगा. तो आप अभी प्लीज़ कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा, जब मैं बोलूँ तब आप क्वेश्चन पूछिएगा, है ना. तो मेरी स्कूलिंग जयपुर से ही हुई है, और कॉलेजिंग बिट्स पिलानी से मैंने ग्रेजुएशन किया है. उसके बाद फिर बिट्स पिलानी से मैंने प्लेसमेंट लिया था 2014 में, 2014. वो वहाँ पे मैं, उसके बाद मैंने बीपीसीएल में वर्क किया. गेट के थ्रू मैं बीपीसीएल में सेलेक्ट हुआ था. आई वर्कड फॉर अराउंड 5 to 6 months. और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यूपीएससी के लिए जाते हैं. तो सो आई गेव 3 attempts ऑफ यूपीएससी इन 16, 17 and 19, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ. सो उस दौरान द पीरियड वॉज वेरी टफ एंड आई वर्कड वेरी वेरी हार्ड, बट उसके बावजूद नहीं हुआ. सो प्रीलिम्स इज़ वन पार्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने बाद में क्या सही किया कि मैंने उसके बाद हर बार फॉरेस्ट निकाला. तो वो जो पार्ट है वो मेरे ख्याल से क्रूशियल है. दूसरा, लाइक what happened a long time is that in 16 17 I gave prelims. 18 में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर किया, और मैं IRS ME था, इंडियन रेलवे सर्विसेज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2018 बैच. तो रेलवे के साथ रह के फिर मैंने 2020 और 2022 के अटैम्प्ट्स दिए. 2020 में मैंने प्री मेंस इंटरव्यू दिया था. मेरा प्री निकला अराउंड 137 136 कुछ मार्क्स थे, एंड उसके बाद मेंस निकला, एंड इंटरव्यू में भी मेरे 187 के आसपास कुछ मार्क्स थे. ओवरऑल मेरा कट ऑफ जो जनरल लिस्ट था सीएससी सिविल सर्विसेज से 5 मार्क्स से छूटा था उस टाइम पे 2020 में. सीएससी 2022 मैंने फॉरेस्ट और सिविल्स दोनों लिखा, और फॉरेस्ट में मेरे 55 रैंक आई सीएससी 2022 में, और सिविल्स में मेरा फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट थी उसमें भी 7 मार्क्स कुछ कम थे, जिसमें मेरे इंटरव्यू में 182 मार्क्स थे, प्रीलिम्स में अराउंड 125 के आसपास मार्क्स थे. सो ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है व्हेन यू लुक एट इट. और ओके 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 सो मेरी ओवरऑल जर्नी जो है वो बहुत लंबी रही है. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ कुछ मिस्टेक्स थी जो मेरी रही, बट मैं एक्चुअली अलॉन्ग द टाइम मैंने उनको स्लोली इम्प्रूव किया. तो अच्छा होगा अगर आप लोग वो मिस्टेक्स ना करें. जैसे फर्स्ट मैं बोलूँगा कि जिन लोगों को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में पता नहीं है, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट इट कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसका सिविल सर्विसेज के साथ जो प्रीलिम्स होता है वो कॉमन होता है, और मेंस जो होता है वो अलग होता है. इसमें अलग से पेपर होते हैं. जीके जो मेंस होता है उसमें जीके, इंग्लिश और ऑप्शनल, 2 ऑप्शनल होते हैं इसमें. और वो आप जो कुछ आप देख सकते हैं साइट यूपीएससी की वेबसाइट पे कौन कौन से ऑप्शनल इसमें अलाउड होते हैं. तो मेरे जो ऑप्शनल थे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री था. यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि फॉरेस्ट्री एज एन ऑप्शनल ले लीजिए अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी और ऑप्शनल में, बीइंग रीज़न कि आपको इंटरव्यू में भी वो चीज़ हेल्प करती है. सो दैट इज़ अबाउट IFS. इसमें जो मेंस होता है इट्स लाइक इंग्लिश 300 मार्क्स की होती है, जीके 300 मार्क्स का होता है, और 2 ऑप्शनल होते हैं 400 मार्क्स के, 2 पेपर होते हैं दोनों के. एंड देन इंटरव्यू इज़ टेकन बाय यूपीएससी इटसेल्फ. और उसमें मेरे सीएससी 2022 में फॉरेस्ट सर्विस में 195 मार्क्स थे. सो लाइक
मैं पहले आपका जो प्रीलिम्स का जो पार्ट है उसको एड्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि प्रीलिम्स भी इज़ द प्लेस वेयर मैक्सिमम पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। प्रीलिम्स में बेसिकली आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको अपना स्टैटिक बहुत स्ट्रांग रखना है। और स्टैटिक में अपने फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, तो जो मैंने जो पार्ट फॉलो किया वो मैं आपको बता देता हूँ। और मोस्टली आप ये मिनिमम ही है, तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आई एम प्रेटी श्योर आप यू वुड बी एबल टू स्कोर वेल, है ना। तो ज्योग्राफी में चारों एनसीईआरटीज कर लो। इकोनॉमी में मैंने विवेक सिंह करी थी, तो दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। बट आपको भी कोई एक सोर्स पकड़ लीजिए और वो अच्छे से कर लीजिए। देन कल्चर में मैं नितिन सिंघानिया के नोट्स करता था, पुराने वाले नोट्स। अभी जो नए वाली बुक है वो नहीं, दैट बिकम्स अ बिट बल्की इन माय ओपिनियन, इन माय हम्बल ओपिनियन एक्चुअली। लेकिन मतलब वो नोट्स थे जो काफ़ी स्पेसिफिक थे और वो विद इन द रीच ऑफ अ पर्सन थे, वो आप कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट में शंकर और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। ये तो पहला स्टैटिक हो गया, तो जो स्टैटिक आपको करना ही करना है। सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन वो पहले स्टैटिक कर ले। दूसरा है आपको पीवाईक्यू देखना है। अब पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस मेरे को काफ़ी समय तक नहीं पता था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पीवाईक्यू आर द पिलर्स जहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हाउ यूपीएससी थिंक्स। और अगर आपको समझ में आ गया हाउ यूपीएससी थिंक्स, तो ट्रस्ट मी दिस एग्जाम निकालना बहुत आसान है। जो मेरा जंप हुआ मार्क्स का 99 से 136 125, ये केवल इसलिए हुआ कि मैं पैटर्न पढ़ पा रहा था कि हाउ यूपीएससी इज थिंकिंग, वो कहाँ गलत करवा रहा है आपसे, क्या क्या वो ब्रॉडली सोच रहा है किसी क्वेश्चन सेटिंग के टाइम। बट उसके लिए आपको स्टैटिक बहुत अच्छा चाहिए और आपका बेस नॉलेज थोड़ा वाइड होना चाहिए। तो दूसरा है पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यू पीछे तक के कर लो, अप टू 1992 तक के कर लो, तो आपका 2 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। नंबर 1 आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ यूपीएससी गलत करवा रहा है पैटर्न। दूसरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी कौन से एरियाज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे हमेशा विजयनगर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ओके। सो आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी जो है वो कुछ कुछ एरियाज को रिपीट कर रहा है ना, कुछ कुछ वो सेम एरियाज हैं उन्हीं में कर रहा है यूपीएससी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे विजयनगर हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे अकबर के से रिलेटेड कुछ कुछ पूछ लेगा, है ना, अशोका से रिलेटेड कुछ कुछ पूछ लेगा। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहीं पे खेल रहा है यूपीएससी सारे टाइम, तो आप वो उन एरियाज पे फोकस कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आएगा पीवाईक्यू करके। वो एक बार स्टैटिक को पढ़ के उसके बाद आप वो कर लीजिए, और अपने शॉर्ट नोट्स भी एक बार पहले स्टैटिक पढ़ लीजिए, उसके बाद ही बनाना है आपको, है ना। देन नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ नॉलेज, ये थर्ड पिलर है अपना। वाइडनिंग ऑफ नॉलेज जो है वो कैसे करना है, आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए। मान लो सपोज आपने विजन ले लिया या फिर आपने फोरम आईएएस ले लिया, आपको कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती हो, है ना। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगी, आपको इनसे इनका पैटर्न ऑफ थिंकिंग नहीं देखना है ना, क्योंकि पैटर्न ऑफ थिंकिंग यूपीएससी पीवाईक्यू से ही देख लीजिए आप। लेकिन वो पैटर्न इनका आपको बेसिकली बस इतना सा देखना है कि आपका बेसिक नॉलेज सॉर्ट हो जाए, आपका जो वाइड हो जाए आपका नॉलेज। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो इनके सॉल्यूशंस हैं, जो भी एक टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस हैं, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उससे आपका बेस नॉलेज बहुत वाइड हो जाएगा। तो ये हुआ बेस नॉलेज वाइडनिंग। ये 3 जो पार्ट है ना, स्टैटिक करना, पीवाईक्यू का एनालिसिस और बेस नॉलेज वाइडनिंग, इन तीनों से आपका प्रीलिम्स पक्का ही निकल जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप जिस टाइप के पैटर्न आपको पकड़ने हैं, जैसे जब आप पीवाईक्यू करते हैं 1992 तक के, तो उसमें सबसे पहले तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन था, आई थिंक 2017 में था वो क्वेश्चन। जैसे मान लो सपोज कोई भी नंबर वैल्यू दे रखी है, से 212 ए अभी न्यूज़ में था, वो क्या है सपोज, है ना। तो 212 ए, अब नॉर्मली क्या होता है, अब न्यूज़ में देखते रहते हो तो ऐसा होता है कि कोई सोलर सिस्टम होता है, और सोलर सिस्टम का नाम ये लोग 212 रख देते हैं, और ए बी सी डी ये जो होते हैं ये उनके प्लैनेट्स के नाम्स होते हैं। तो आपको द बेसिक नेचर ऑफ नॉलेज वो आपको नोटिस करना है, जिस टाइप की यूपीएससी चीज़ें पूछ रही है। यूपीएससी क्योंकि इट्स नॉट वांटिंग यू टू नो एवरीथिंग, इट जस्ट वांट्स यू टू अप्लाई योर ब्रेन ऑन द स्पॉट, है ना, हर पॉइंट पे। तो वो वाली चीज़ है। फिर दूसरा, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर हो गया, आप देखो कि हर बार सवाल आ रहा है उसका,
हर बार वही घुमा फिरा के वही सवाल है। या फिर आप पैटर्न वैसे देखोगे कि एक के बाद एक लगातार सवाल ऐसे, जैसे सोहगढ़ा नंबर प्लेट वाला जो क्वेश्चन था 2019 में, वो क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि पिछले वाले क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो आप अगले वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, और इसमें गेस वर्क चलता है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपको फोकस करनी है। एक न्यूमेरिकल वैल्यूज, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, जैसे मान लो PYQ में आपने देखा न्यूमेरिकल वैल्यूज, उस पर खेलता है यूपीएससी इन जनरल। इट एक्चुअली या तो उसको थोड़ा सा रिवर्स कर देगा, थोड़ा चेंज कर देगा, तो वो आप ध्यान रखिए कि इसमें यूपीएससी खेल सकता है। तो वो आपका अपन नोटिस करो पिछले PYQ देख के कि किन किन चीज, क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें वो थोड़ा चेंज कर रहा है। कोई एंडेमिक वाली जो चीज़ हो गई, विच स्पीशीज एंडेमिक, है ना, जैसे कोई मिनिस्ट्री वाली चीज़ हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डेफिनेशन हो गई, पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई, लेकिन एक ऑप्शन में डेफिनेशन दे रखी है, दूसरे ऑप्शन में दूसरी डेफिनेशन दे रखी है। तो आप ये चीज़ें नोटिस करो, है ना, PYQ देख के। फिर दूसरा मैं बोलूँगा मेंस के बारे में। मेंस में देखो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो किया था वही किया था, फोरम IAS की टेस्ट सीरीज़ की थी, और फोरम IAS की टेस्ट सीरीज़ में मैंने जो कीवर्ड्स थे वो लिख लिए थे अलग से हर टॉपिक के। मेरे पास मेरी मेंस की प्रिपरेशन में ब्रॉडली यही था। GS1 में तो यही था कि मेरे सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे, उस पर एक एक दो दो पेज नोट्स थे, और वो पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू प्रीलिम्स वाली चीज़ें होती हैं उसमें, है ना, वो करना है आपको। दूसरा GS2 जो है उसके अंदर आपको जैसे लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी है, उसके अलावा जो कुछ कुछ न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छे अच्छे मिल रहे हैं हर टॉपिक पे, सिलेबस के हर एक टॉपिक पे, जो हर एक बुलेट पॉइंट है उस पर आपके पास एक एक दो दो पेज होने चाहिए, और वो कंटेंट क्रिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैंने शून्य से किया था, उसमें कंटेंट इंप्रूवमेंट जो था मेरा, तो मेरे GS2 के नंबर बहुत ज़्यादा जंप किए थे। मतलब आई थिंक पहले मेरे 20 में 87 मार्क्स थे, उससे मेरे मार्क्स 112 कुछ थे, 112 हो गए थे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुक लिस्ट के बारे में मैं देखो स्टैटिक तो है, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, और जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अभी मेरा जो बुक लिस्ट था उसमें ये था कि मैं करंट अफेयर्स के लिए पर्टिकुलरली विजन IAS ही पढ़ता था, 365 PT देखता था, 365 मेंस देखता था, और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में मत जाइए, ये भी मैं बोलूँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है, और आपको फोकस करना है मेजर चीज़ों पे। यूपीएससी करंट में से बहुत छोटी चीज़ नहीं पूछेगा, मेंस में भी नहीं पूछेगा, प्री में भी वो बहुत छोटी चीज़ नहीं पूछेगा। आप ब्रॉड चीज़ें देखिए, क्योंकि यूपीएससी, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, यूपीएससी जो है वो विजन IAS से पेपर नहीं बना रहा है, तो ये इस चीज़ पर फोकस कीजिए। फिर मेंस की प्रिपरेशन में जैसे आप विजन, जैसे पेपर 2 और पेपर 3 पर्टिकुलरली, इन दोनों में अपने जो ये जो मैंने बताया आपको, इकोनॉमी, मेंस 365 इकोनॉमी हो गई, या मेंस 365 पॉलिटी हो गई, इनको देख लीजिए, है ना। एनवायरनमेंट के लिए मेंस 365 एनवायरनमेंट हो गई, इसमें से कुछ नोट्स बना लीजिए, बहुत शॉर्ट नोट्स, और वो आपके पास इतने क्रिस्प होने चाहिए कि मतलब आप एक रात पहले भी आप उसको पढ़ के जा सकें, है ना। और अपने जो आंसर है उसके अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप एक पर्टिकुलर आंसर में देते हैं, जैसे मेरे साथ ये था कि जो पूरा पेपर है उसके एक एक मोमेंट, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट मेरा प्लान्ड होता था कि मैं इतने मिनट तक ये 10 मार्क्स करूँगा, इतने मिनट तक 15 मार्क्स करूँगा, ठीक है। और उसको मैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता था वहाँ पे। जैसे मेरा जो सीक्वेंस था, मैं अपना पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो सीक्वेंस था उसमें ऐसा था कि मैं फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चन पहले करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि इसमें इमेज जो है जो अपना यूपीएससी चेकर है उसका हमने बहुत अच्छी जानी चाहिए कि बच्चा बहुत ही डिलीजेंट है ना। तो मतलब वो आंसर मैं 1 to 5 बहुत अच्छे लिखता था। फिर मैं 11 to 20 करता था, तो क्योंकि वो जो है वो 15 मार्कर्स हैं, ठीक है। और फिर मैं 6 to 10 करता था, और 6 to 10 नॉर्मली जो होते थे वो, जैसे मान लो पेपर 2 है, उसके अंदर IR वाले क्वेश्चन हो गए। अब उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सोचना ही है, उसमें आपको जो आपका कंटेंट है उसको तुरंत लिखना है, ठीक है। तो वो मेरे सफ़र करते थे, वो कहीं ना कहीं सफ़र होगा, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट वर्सेस स्पीड का रोल आता है, तो कहीं ना कहीं सफ़र होगा। तो आप वहाँ सफ़र कराइए जहाँ पे आपकी इमेज बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही, और आपका पेपर की मार्किंग जो है वो बेस्ट आ रही है। तो आपको जैसे ऐसे प्लान करना है आपको कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। तो टाइम प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जितने हो सके उतने बनाइए।
अट्रैक्टिव रखिए अपने आंसर को, है ना। एक्स्ट्रा इंसाइट्स दो कुछ कुछ, है ना। ओवरऑल जैसे मान लो मैं कभी कभी क्या करता था, जैसे मान लो GS2 का पेपर है, उसके अंदर मैंने जैसे फाइनल जो आप वो लिख रहे हो, कंक्लूजन लिख रहे हो, उसके अंदर एक एथिकल एंगल दे दिया उसी क्वेश्चन पे कि अगर ये सपोज यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट से भी ये चीज़ सही है, आप मिक्स एंड मैच कीजिए, है ना। तो उससे क्या है, वो आंसर बहुत यूनिक बन के आता है, होलसम बन के आता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलरली स्टैंडिंग आउट इन UPSC, है ना। और कॉन्क्रीट कंटेंट रखिए सिलेबस के हर पॉइंट पे, ये बोलूँगा मैं। फिर नेक्स्ट है इंटरव्यू। अब देखो इंटरव्यू में मेरे हर बार बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो मैं इस पर थोड़ा बोल सकता हूँ। पहली चीज़ है कि देखो आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहिए, ठीक है। मतलब आप UPSC जो जो मेंबर्स हैं वो बहुत मेच्योर्ड लोग हैं, और उनका वो एक बार में आपको जज कर सकते हैं। मतलब फॉर देम मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी जेन्युइन, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर फैलेसीज, है ना। वो चीज़ रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ कि भाई मुझे नहीं आता तो मुझे नहीं आता, वो ऑनेस्टी रिस्पेक्ट करते हैं वो चीज़, है ना। तो आप कंप्लीटली ऑनेस्ट रहिए उन लोगों के सामने भी, है ना। एनर्जेटिक रहिए, बट यू शुड बी पोलाइट, ठीक है। और जितना आपका आर्टिकुलेशन अच्छा होगा, जितने आप वर्ड सिलेक्शन अच्छा करेंगे, वो भी मैटर करता है। कभी कभी वो जिस जिस टोन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, उस टोन को पॉजिटिव वे में लेके जाना, वो एक थोड़ा स्किल है, वो आप ट्राई कीजिए, वो आ जाएगा। बट आई थिंक UPSC इंटरव्यू ऑल्सो यू शुड फोकस एक्सटेंसिवली। फिर ये तो हो गई UPSC की प्री मेंस इंटरव्यू की बात। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा। इट इज़ मतलब कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा कम पता होता है। जैसे हमारी ट्रेनिंग जो होती है IGNFA, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में होती है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूर्स होते हैं, ऑल इंडिया के टूर्स होते हैं, अकेडमिया होता है जिसमें सपोज फॉरेस्ट्री के बारे में नॉलेज देंगे ये लोग, है ना। हाउ टू डेवलप एट द लोकल लेवल, हाउ टू डू प्लांटेशंस, हाउ टू डू प्रोटेक्शन। बहुत सारे एक्ट्स हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनका इम्प्लीमेंटेशन करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फिर JFMCs होते हैं, जैसे मैं खुद यहाँ पे एक JFMC बना रहा हूँ, मतलब प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड एज ACF आसाम गोलपारा। सो मैं यहाँ पे एक नया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बना रहा हूँ, दैट इज़ इन अलाइनमेंट विद पंचायत। हम लोग बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हो डेवलपमेंट और इन्फोर्समेंट में। सो आई थिंक दिस इज़ वन सर्विस दैट इज़ रियली गुड, और आपको ट्राई करना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड यू कैन एक्चुअली अपियर फॉर दिस, यू शुड अपियर फॉर दिस, आई थिंक। ये तो हो गया मेरे साइड से यार, मैंने बहुत बोल लिया। अब आप बताइए क्या क्या डाउट्स हैं आपके। एक सेकेंड, ऑल मैसेजेस। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? एक्चुअली मेरे घर पे हमेशा से ऐसा माहौल था कि यू नो माय फादर वाज इन स्टेट सर्विसेज, तो और मेरे दादाजी किसान थे, तो हार्ड वर्किंग नेचर सबका घर पे था, वो कल्चर था पढ़ाई का। सो और वो मोटिवेशन भी था कि पापा ने कुछ अचीव किया है तो मैं भी करूँ, और मतलब मेरे को इसमें पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट भी था। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम गो ऑन टू डू दैट। प्रीलिम स्ट्रैटेजी आई थिंक आई हैव टोल्ड अ लॉट, आई थिंक आई हैव स्पोकन अ लॉट ऑन दैट। मेरा ये जो जिनमें सिलेक्शन हुआ, मेरा 5th अटेम्प्ट था। बुक लिस्ट के बारे में यार आई हैव टोल्ड। इकोनॉमी स्टैटिक को कैसे ज़्यादा इम्प्रूव करें, इकोनॉमी सेक्शनल टेस्ट में मार्क्स 50-60 से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमी स्टैटिक में यार अब एक पर्टिकुलर वो रखिए, बुक रखिए, है ना, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए और उसको रिलेट कीजिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको रिलेट कीजिए अपने अपने जो आप पढ़ चुके हैं उससे, है ना। और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस हिसाब से एक्चुअल UPSC में क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है अगर फोरम IAS में या विजन में कम नंबर आ रहे हैं तो, क्योंकि यार फ्रैंकली इन लोगों का जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, उनका जो जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम UPSC। सो यू शुड जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द वे UPSC में आप PYQ में आप परफॉर्म कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मत जाइए, है ना। और दूसरा ये है कि आप एक पर्टिकुलर स्टैटिक जो मटेरियल है, जैसे विवेक सिंह हो गया या कोई भी एक पर्टिकुलर हो गया, कोई उसको आप रेफ़र कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, है ना। आई थिंक बोथ ऑफ थिंग्स। बाकी PT 365 पढ़िए इकोनॉमी, है ना, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू स्कोर। मतलब उतना इकोनॉमी में बस कंसेप्चुअल है, वो इतना मुश्किल नहीं है।
आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे थे सर? मुझे मतलब मैं रेलवेज़ में था उस टाइम जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मोस्टली मुझे मेरे वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। मुझे इंडिया की रेल और यूरोप की रेल के कंपैरिजन में पूछा था, चाइनीज़ रेल के बारे में पूछा था। मुझे जैसे फॉरेस्ट वाला जो इंटरव्यू था उसमें मेरे को फॉरेस्ट का बहुत पूछा था कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, वहाँ प्लांटेशंस जो है वो नहीं हो पा रही हैं, या फिर वाटरशेड डेवलपमेंट जो है वो आप कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। ये पूछा था जहाँ का मैं था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जमालपुर बिहार में ट्रेनिंग कर रहा था, तो जमालपुर के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ जमालपुर थोड़ा। सो दे बेसिकली चेक योर अवेयरनेस। इट इज़ मोर अबाउट, लाइक इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट कि आप कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना आपका कन्विक्शन है, कितनी आपकी ऑनेस्टी है। आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको पैटर्न वगैरह, आप पैटर्न देखिए यूपीएससी क्या क्या कर रहा है, कैसे गलत करवा रहा है वो, उसके पैटर्न देखिए, यू विल फाइंड। और अभी जैसे क्वेश्चन था ओनली वन ओनली टू, इनमें भी आप वो चीज़ लगा सकते हैं। मतलब इट इज़ नॉट दैट कि पहले वाली चीज़ चेंज हो गई है, बिकॉज आई हैव अटेम्प्टेड ऑल दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो अगर आप बेसिक, क्योंकि जो जो यूपीएससी का पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो ऑप्शंस में लगता है, वो क्वेश्चन में नहीं लगता। ऑप्शंस में आप सोच सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको 212 ए का बताया, या फिर एम स्ट्राइप्स देख लो, एटाइमोलॉजी वाली चीज़ें कीजिए, है ना। तो ऐसे आपको आप एनालाइज कीजिए, और ये अलग हर सब्जेक्ट में भी अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में फिलोसफिकल क्वेश्चन है, उनका बहुत होलसम आंसर होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी वाला क्वेश्चन आया था, तो उनका बहुत ही ऑल इंक्लूसिव आंसर होता है ना। ये अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, लिबर्टी इज द अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, ऐसे टाइप्स, है ना। आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में करना चाहिए। और दूसरा मतलब एक चेन ऑफ एक क्राफ्ट है एक्चुअली आंसर लिखना। आप जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका बेटर होता जाएगा। जो इंट्रो है उसके अंदर कोई बढ़िया सा फैक्ट या कोई ऐसी चीज़ लिख दीजिए जो बहुत रेलेवेंट है उस चीज़ से, ठीक है। बॉडी में उसको पूरी तरह एग्जैक्ट एड्रेस करना है, विद डिफरेंट डायमेंशंस इन माइंड, विद डिफरेंट केस स्टडीज, विद डिफरेंट एग्जांपल्स, विद डिफरेंट डायग्राम्स अगर पॉसिबल हो, ठीक है, विद डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं, इसमें ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन में आपका ओवरऑल परसेप्शन आना चाहिए कि आप एक एंडिंग लगनी चाहिए, है ना। जो परसेप्शन ऑफ एंडिंग होना चाहिए उसके अंदर कंक्लूजन में, और कन्विक्शन भी दिखना चाहिए कि मैं इस पॉइंट को क्लियरली सपोर्ट करता हूँ। आईएफएस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। एक सेकेंड सर, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, 5 ईयर से नहीं पढ़ा, क्या करूँ? यार मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल तो मैं नहीं बोल सकता। जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल लिया था, मेरे दोनों मेंस में 270 मार्क्स थे। सो लाइक मेरे को बहुत पसंद था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसलिए। लेकिन देखो ये सारे जो टेक्निकल ऑप्शन होते हैं ना, थोड़े भारी होता है। सो यू हैव टू, मतलब तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा प्री और मेंस के बीच में, एटलीस्ट 2 मंथ्स इसमें लगता है ना। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस में रहिए उसके प्री के भी पहले, है ना। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, है ना। आईएफएस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आईएफएस एक्सपीरियंस इज अमेजिंग यार, मतलब मैं बता रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड सर्विसेज। मतलब क्योंकि इसमें आपको डेवलपमेंट और इन्फोर्समेंट दोनों की फीलिंग आती है। आप केस को रिप्रेजेंट करते हो, आप चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जो है बेल प्लीज वगैरह करते हो, आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट करते हो, विटनेसेस देते हो, ठीक है। आप ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्समेंट करते हो, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। देन सेकेंड, आप बहुत डेवलपमेंट कर सकते हो लोगों का जेएफएमसीज के थ्रू, या और भी चीज़ें प्लांटेशंस के थ्रू, है ना। और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को चैनलाइज कर सकते हो। और एएसपीएस जो मतलब जो स्ट्रक्चर है अपना, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है या फिर पुलिस स्ट्रक्चर है, उसके साथ मिलके। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉब, आई थिंक, इन माई ओपिनियन। फिर दूसरा, मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है सर? देखो मॉक इंटरव्यू में वो लोग इतना डेप्थ में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी कम से कम 15-20 दिए हैं, सो आई कैन टेल यू उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं वो। एंड प्लस वो कभी कभी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्चुअल इंटरव्यू में वो इतने फैक्चुअल नहीं जाते, अनलेस ऑफ कोर्स मतलब तुम उनको लीड ऑन करो। जैसे तुम 2-3 फैक्ट्स ज़बरदस्ती बोले जा रहे हो, या कुछ भी जो मेरा एक्सपीरियंस है यूपीएससी का, मैंने कितने इंटरव्यू, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, फॉरेस्ट का दिया है, और 2 सिविल्स के दे दिए मैंने। सो मेरे से कभी उन्होंने फैक्चुअल नहीं पूछा, वो इन डेप्थ एनालिटिकल पूछते हैं, और वो तुम्हारा माइंडसेट पढ़ लेते हैं वो,
कि भाई ये ऐसे सोचता है, ये ऐसे इस टाइप का बंदा है, तो वो दे आर वेरी मेच्योर्ड पीपल यार, उनको सब आइडिया लग जाता है. सो जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट. उतना वो यूपीएससी इंटरव्यू यूट्यूब पे दिखाते हैं वैसा ही होता है क्या? कुछ कुछ चीज़ में कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वैसे, बट वैसा नहीं होता. यूपीएससी इंटरव्यू तो नहीं दिखाते यूट्यूब पे वगैरह, जो ये मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दिखाते हैं उससे बहुत अलग होता है. बहुत अलग इन द सेंस, हो सकता है क्वेश्चन कभी सेम हो जाए, बट उनका जो अप्रोच होता है किसी भी चीज़ को, दे आर नॉट देयर टू ग्रिल यू, और फॉर दैट मैटर वो जज कर लेते हैं तुम्हें, है ना. द वे यू स्पीक, योर टोनल क्वालिटी, योर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड मेक दम अंडरस्टैंड, है ना. कम्युनिकेशन क्योंकि इस सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड बी एबल टू डू दैट. थोड़ा गाइड कीजिए. यूपीएससी सीएपीएफ, या सीएपीएफ का मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली, सो आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू गाइड उसके लिए. आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी सर? पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैं पीवाई क्यों नहीं करता था. मैं सोचता था कि ठीक है, अपना नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करो, और जो डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ हैं उन पे फोकस करता था मैं. बट नॉलेज बेस इज़ नॉट द सोल्यूशन. इसमें यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यू हैव टू रीड द माइंड सेट ऑफ द पेपर सेटर. उससे वो ज़्यादा मैटर करेगा इसमें जेन्युइनली. फिर आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स दीजिए प्लीज़ पॉइंट में. ओके, सो आंसर राइटिंग में यार, लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स. नंबर 1, आप इंट्रो जो है, इंट्रो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ फैक्ट दे दीजिए. कुछ जो अभी रिसेंट की कुछ भी न्यूज़ है उसका बिल्कुल बिल्कुल हिट होना चाहिए इंट्रो में. उसको बिल्कुल ऐसे मज़ा सा आ जाना चाहिए कि यार हाँ, इसने हिट कर दी मेन बात, है ना. आप डेफिनेशन से चालू कर सकते हैं. जैसे मैं एथिक्स में यूजुअली डेफिनेशन से चालू करता था, क्योंकि एथिक्स में कंसेप्ट्स होते हैं. ज्योग्राफी है जैसे, उसमें कंसेप्ट्स होते हैं. बाकी जो जो जैसे पॉलिटी वाली चीज़ें हैं जिसमें एनालिटिकल करना है, उसमें आप कोई रेफरेंस दे सकते हैं जो आपने पढ़ा हो कि यार ये इस बुक में ये अच्छा लिखा हुआ है, उसका एक रेफरेंस दे सकते हैं, है ना. कोई एनेक्डोट से चालू कर सकते हो एथिक्स में, या फिर कोई कोट से चालू कर सकते हो एथिक्स में. एंडिंग कोट से कर सकते हो. केस स्टडीज़ जो है पर्टिकुलरली उसमें डायग्राम प्लस कोट में लिखता था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एथिक्स में इनफैक्ट मेरे अच्छे नंबर थे. मेरे दोनों ईयर्स में 2020 और 2022 में एथिक्स में 115 और 120. तो मेरे एथिक्स में ठीक नंबर थे. उसमें थोड़ा मेरे को ठीक लगता था कि कैसे करना है. आंसर राइटिंग में और देखो, जैसे बॉडी है, बॉडी में आपको कंटेंट भर देना है पूरा, है. और कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा. और जो पॉइंट्स हैं आपके कम पॉइंट्स हो तो भी चलेगा, लेकिन पहले और दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट भी ना ऐसे हिट होने चाहिए कि सामने वाला पढ़ते ही बोले कि हाँ, इसने बुलसाई हिट कर दिया है, मेन जो चीज़ पूछी गई है वो हिट कर दिया है. प्लस इसके रेलेवेंट एग्जांपल्स लिखो, केस स्टडीज़ लिखो, डब्बा बना बना के, ताकि उसको उनको दिखे कि भाई हाँ यार, ये तो काफ़ी अच्छा वो कर रहे हैं. फिर मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखना चाहिए यार, इसमें थिंकिंग बहुत मैटर करती है. जैसे अपन बोलते रहते हैं पेस्टल करके होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं. तो हर क्वेश्चन में सोचना चालू करो. यूल स्लोली यूल डेवलप द आर्ट ऑफ डूइंग दैट, है ना. जैसे अपन न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, अपन ने कोई भी पॉइंट लिखा, उसके बाद चीज़ याद आ जाती है अपने आप कि यार वो ऐसे ऐसे पढ़ा था. या फिर न्यूज़पेपर के भी जो यूपीएससी के पॉइंट्स हैं ना, उसके हिसाब से नोट्स बना लो एग्जाम्पल में. जैसे मान लो मेंस के लिए फॉर एग्जांपल अभी मान लो मोटर व्हीकल एक्ट में कोई कुछ अमेंडमेंट हुआ, और वो आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा है. सपोज विटनेसेस के लिए बहुत अच्छा है. जो ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक गवर्नेंस में वो उठा के लिख दो, है ना. एग्जाम्पल ये किया था. सो दैट शोज दैट योर एबिलिटी टू इंटरलिंक, है ना, विद इन लिमिटेड टाइम. फिर वाई यूपीएससी आईएफएस. यार मैं प्रिपेयर तो सिविल्स का ही कर रहा था इनिशियली, व्हेन एंड आई हैव गिवन लाइक माय 5 अटेम्प्ट्स ऑफ यूपीएससी सिविल्स आल्सो. एंड फॉरेस्ट मेरा बाद में इंक्लिनेशन हुआ, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि मतलब फॉरेस्ट भी मतलब बहुत अच्छी सर्विस है उस हिसाब से. एंड लाइक एज आई सेड कि यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एट द ग्राउंड लेवल. और आपके पास, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, व्हेन यू लुक एट एडमिनिस्ट्रेशन, एसेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन हैज़, मतलब जो पूरा जो ऊपर से नीचे तक जो तंत्र है, दैट इज़ अबाउट, एक कलेक्टर है, उसके नीचे एडीएम है, एसडीएम है, उनके नीचे पटवारी हैं, रेवेन्यू साइड है, बीडीओ वगैरह हैं, है ना. उनके कुछ फंक्शनरीज हैं, बट दे डोंट हैव अ फोर्स.
जो पुलिस साइड है वो उनका फोर्स है ना. पुलिस इज अबाउट लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन, है ना, पूरा नीचे जो तंत्र है. फॉरेस्ट में आपके पास दोनों है, आपके खुद के. दैट मेक्स योर सर्विस वेरी यूनिक, है ना, कि आप डेवलपमेंट साइड भी कर रहे हो, है ना, और आप प्रोटेक्शन भी कर रहे हो. आपका खुद का एक फोर्स है. यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन. ऑफ कोर्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर केस में हम लोग भी कभी कभी पुलिस से हेल्प मांगते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर, है ना. बल्कि हम लोग कई बार जो ग्राउंड लेवल पे ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वी एक्चुअली हेल्प देम. सो आई थिंक दैट मेक्स योर एक्सपीरियंस वेरी यूनिक. भाई यूपीएससी सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट था बट अब इंग्लिश से यूपीएससी कर रहा हूँ, अब प्रॉब्लम हो रही है मीडियम में. यार एक तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको इंटरव्यू हिंदी मीडियम में ही दीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लैंग्वेज से. और इंग्लिश मीडियम से आप क्यों कर रहे हैं वो लाइक आपको ज़्यादा नॉलेज होगी. बट अगर आपका हिंदी मीडियम एक्चुअली उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना मेरे को नॉलेज है. बाकी आप यू वुड नो बेटर. दिस इज़ यूनिक प्रॉब्लम. लाइक आई डोंट नो मच, आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑन दिस. इंटरव्यू पैनल एक मिनट कैसा रहता है PYQ से. हाँ PYQ से बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, बिल्कुल. वो कंटेंट एज इट इज़ रिपीट हो जाता है. सोहागौड़ा बहुत बार रिपीट हो चुका है. जो नए अब पिछले 10 साल में बहुत रिपीटेशन है, तो आप उनको देखिए तो सही, है ना. सर ये मेरा UPSC का प्रेफरेंस है, IPS, डैनेप्स, RPF, PPS. ठीक है आपका, अगर आपको इन्फोर्समेंट में जाना प्रेफर्ड है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना ठीक है. यूनिफॉर्म आप IRS कस्टम भी देख सकते हैं, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्विस ही है. इट्स गुड. वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेज से करना चाहिए. देखो आप अखबार से कर सकते हो, बट दैट इज़ मतलब TDS प्रोसेस है वो. उससे अच्छा आप एक काम कीजिए, जैसे मैंने किया था शून्य IAS से कर लीजिए, या फिर टॉपर नोट्स से कर लीजिए. टॉपर के नोट्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई होती हैं. वो डायरेक्ट उसको अपना कंटेंट तभी बनाओगे जब उसको बहुत बार मल्टीपल बार रिवाइज करोगे अपने शॉर्ट नोट्स में, है ना. तो वो कीजिए. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे आंसर करना चाहिए. किसी क्वेश्चन का आंसर प्रीलिम्स, यार देखो प्रीलिम्स में अगर नहीं आता तो आपको ऑन द स्पॉट जो भी आपको नॉलेज है उस बेसिस पे गेस करना है, क्योंकि उसमें वहाँ पे क्या है, आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना. यू जस्ट हैव टू गेस व्हाट विच वन ऑफ देम मेक्स मोर सेंस टू यू. एंड इफ़ आपने बहुत पढ़ रखा है ना, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेस कर लेते हो, है ना. तो ये है. दूसरा मेंस में, अगर मेंस में आपको एनालिसिस, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन ओपन एंडेड होगा तो, और वो पेज 2 शीट है वो आपकी खुद की है ना, आपको जो मर्जी लिखो उस पर. तो आप उस जो चीज़ है उसमें कुछ तो आपको रेलेवेंट लगेगा, और कुछ भी नहीं आता आपको तो भी आपको कुछ तो रेलेवेंट लगेगा कि यार हाँ ये पार्ट जो है इसको मैं एड्रेस कर सकता हूँ. मान लो 3 पार्ट हैं उस क्वेश्चन के, या फिर आप 2-4 डेफिनेशन लिख के छोड़ दो उन टॉपिक्स की जिन पर पूछा गया. दैट इज ऑल्सो ओके. अगर आपको नहीं आता पर फिर भी यू शुड अटेम्प्ट. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. इंटरव्यू में नहीं आता तो फिर मत करो, उनको सीधा सीधा बोल दो सर मुझे नहीं आता है, आई एम सॉरी. क्योंकि वहाँ पे दैट इज़ नॉट अ प्लेस यू शुड गो फ्लोक्स विद. सर फॉरेन सर्विस इज द बेस्ट फॉरेस्ट सर्विस, विच वन इज सूटेबल. यार आपका पर्सनल इंक्लिनेशन पे है, ऐसा कुछ बेटर कुछ नहीं है. फॉरेन सर्विस इज़ ऑल्सो वेरी गुड सर्विस. उसमें यू गेट टू डू जॉब इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. उसमें भी बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है. इसमें फॉरेस्ट सर्विस में ग्रास रूट लेवल का टेरिटोरियल एक्सपीरियंस है. फॉरेन सर्विस में आपको नेशनल लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है. सो ये आपका पर्सनल चॉइस है. GS और SA में राइटिंग का अप्रोच कैसे डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे लाएं. यार एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, ऐसे में आपको यू हैव टू इलेबोरेट मोर, और GS जो होता है उसमें आपको कॉन्क्रीट पॉइंट्स लिखना है. कंटेंट जो है सारे थॉट जो प्रोसेस है उनको टक 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 लिखना है. सो आई थिंक both of them are totally different with the way that you have to think and elaborate, है ना. जो एनालिसिस करना है वो बहुत बहुत एक्सप्लेन करके करना है GS ऐसे में. लेकिन ऐसे के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मेरे पहले अटेम्प्ट में 125 नंबर आए, और जब मैंने दूसरे अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे से लिख के बहुत अच्छा मैंने किया, लेकिन उसके बाद मेरे 95 मार्क्स आए. सो मतलब आई डोंट नो व्हाट मिस्टेक्स आई डिड. So I don't want to speak much on that, but this is true that you have to explain your point, the same point with conviction and in different dimensions, multi-dimension. ये true है. अब इसके बाद उसकी जो आपका क्राफ्ट है, आप जिस तरीके से उसको क्राफ्ट कर रहे हैं, इस तरीके से आप बना रहे हैं, वो मैटर करेगा उसके बाद. So that depends on person to person यार. आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली निकल के आती है इससे.
मेंस के नोट्स कैसे बनाएं? मेंस के नोट्स यार सारे के सारे जो जो टॉपिक्स है ना, जो सिलेबस है आपका, है ना, उसमें जो इंडिविजुअल जो टॉपिक्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, उन पे आपके आपके पास कंटेंट होना चाहिए। वो कंटेंट आप चाहे अखबार से उठाओ, आप टॉपर कॉपी से उठाओ, आप शून्य IAS से उठाओ, आप कहीं से भी उठाओ, आप कोई भी वैल्यू एडिशन नोट से उठाओ, किसी और टॉपर के नोट से उठाओ, किसी और कोचिंग के नोट से उठाओ, दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आप अपने नोट्स में क्या लिखते हो, और वो उसको उसी को बार बार पढ़ो, उसी को अब आपने आंसर्स में उतार के आओ, है ना। IFS का वर्क क्या होता है? आई थिंक आई हैव डेल्ट विद दिस। ऑप्शनल स्ट्रैटेजी सर, प्रिपरेशन में पहले आपने ऑप्शनल को फिनिश करना चाहिए क्या? ये देखो ऑप्शनल, जैसे मेरा मैकेनिकल तो बहुत टाइम से मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं कुछ 10 साल से मैकेनिकल पढ़ रहा हूँ। सो आई मतलब ऑप्शनल बताने के लिए मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड एज सच। पर ये है कि हाँ, आप ऑप्शनल कम से कम आप प्री से पहले तो कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो प्री से मेंस के बीच में बहुत प्रेशर आ जाता है। GS भी करना है आपको, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ऑप्शनल भी करना है, ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू, राइट। सो IFS का प्रमोशन कैसे होता है सर? प्रमोशन देखो इसमें क्या होता है, जैसे मेरी पहली पोस्टिंग है ACF, तो अब मैं एडिशनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ यहाँ पे गोलपारा में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये भी पहली पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। फिर दूसरी 1-1.5 साल में ही, मतलब जैसे आई थिंक अराउंड 14 मंथ्स में हम लोग DFO बन जाएंगे, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इसमें काफ़ी फास्ट प्रमोशन है, आप तुरंत डिविजनल लेवल के जो हेड हो वो आप बन गए हो। उसके बाद फिर ये लंबे पीरियड तक आप रहते हो, और उसके बाद फिर आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनते हो, CF बनते हो, CCF बनते हो, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फिर PCCF बनते हो। तो इसमें देयर इज़ अ होल हायरार्की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और इट्स अ वेरी गुड वे टू कंट्रीब्यूट। मेरा रिप्लाई सर, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं M लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाऊँ, और मेरा मीडियम हिंदी ही है। लक्ष्मीकांत के अभी पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लो ढंग से। लक्ष्मीकांत के नोट्स देखो, नोट्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा पढ़ के उसके बाद आप PYQ देखोगे, चाहे वो ऑप्शनल हो, मतलब चाहे वो प्रीलिम्स के हो, चाहे वो मेंस का हो, दोनों का, है ना। आप अलग अलग नोट्स होंगे वो, आपको, और ये बात सच है, आपको M लक्ष्मीकांत के प्री के भी नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे और मेंस के भी बनाने पड़ेंगे। ये मेरा ओपिनियन है बाय द वे। कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, उनका भी सिलेक्शन होता है, बट मेरा ओपिनियन बननी चाहिए। आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, डायग्राम बनाना सही रहेगा यार। अगर सपोज जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं कम बनाता था डायग्राम्स, क्योंकि मेरे को पॉइंट्स आते होते थे तो मैं जल्दी जल्दी लिखना चालू कर देता था, है ना। बाकी आई थिंक डायग्राम बना के लिखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो डायग्राम बनाना चाहिए, दैट एड्स मोर वैल्यू टू इट। क्योंकि आंसर चेकर काफ़ी टाइम से वो वही घिसे पिटे, मतलब वो सेम फॉर्मेट देख रहा है, उसको अचानक से डिफरेंट दिखता है, तो वो उसके दिमाग में थोड़ा बेटर होता होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बट ये बात सच है कि अगर आपको ज़्यादा कंटेंट आता है तो फिर बेटर रहता है कि आप पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि उसमें फिर आप एग्जाम्पल भी लिखोगे, केस स्टडी भी लिखोगे, फिर डायग्राम की जगह नहीं बचती। किसकी कोचिंग में से तैयारी करो यार, किसी भी कोचिंग से तैयारी करके मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन माय ओपिनियन कोचिंग मैटर नहीं करती, कोचिंग नहीं भी करो तो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जो जो UPSC का जो बेसिक आप पेपर्स तो देखो एक बार, काफ़ी कुछ कॉमन सेंसिकल है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोचिंग्स नहीं की, मैं बता रहा हूँ कि मेरे को उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब आपका ये पर्सनल चॉइस है, आपको कोचिंग करनी है नहीं करनी है। मेरे ख्याल से डाउट ये होना चाहिए कोचिंग करें या नहीं, ये नहीं होना चाहिए कौन सी करें। हाँ ये ज़रूर है, मैं फोरम का ज़रूर रिकमेंड करूँगा। फोरम का मैं करता था, फोरम का मेंस का मैंने किया था, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, वो अच्छा था। मेंस का उसका MGP जो होता है ना फोरम का, जिसमें वो डब्बा बना के वो कीवर्ड्स वगैरह देते हैं, वो बढ़िया होता है ना। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें यार? आई थिंक आपका जो मोटिवेशन है उसको सामने रखो सारे टाइम, है ना, कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, है ना। और ऐसा कुछ यार सारे टाइम ये नहीं है कि आप घंटे के हिसाब से मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब देवर टाइम्स जब मैं 18 घंटे पढ़ता था, देवर टाइम्स जब मैं दिन में 2 घंटे भी नहीं पढ़ा, 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। सो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, वो तो आपका मतलब मैं तो जैसे टारगेट के हिसाब से पढ़ता था कि मेरे को इतना कवर करना है आज, अब वो जल्दी कवर कर लिया तो ठीक है, इट्स ऑल ऑन यू, मतलब, है ना। सर लास्ट में आंसर देंगे। सर आपका स्कूल टाइम से ही मीडियम क्या? मेरा इंग्लिश रहा है यार, कॉन्वेंट स्कूल। आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे रहती थी? रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी ब्रॉडली यार यही रहती थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दिस कि मतलब जैसे आपने नोट्स बना लिए,
प्रीलिम्स के बना लिए, मेंस के बना लिए, है ना, इंटरव्यू के बना लिए, मैंने बहुत हर चीज़ के छोटे 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 नोट्स बनाए थे, उन्हीं को बार बार पढ़ता रहता था मैं। लाइक फॉर मी रीडिंग वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट कि मैं पूरी पूरी लक्ष्मीकांत फिर से पढ़ूंगा, तो इससे अच्छा मैं ये मेरे 50 पेज के नोट्स हैं, ये पढ़ लूँगा। तो मेरा ही रहता था, मैं हर चीज़ के नोट्स बनाता था। लक्ष्मीकांत के मेरे पास मेंस के नोट्स अलग थे, प्री के नोट्स अलग थे, बट सबका अलग अलग होता है इसमें, है ना। तो वी कैन नॉट जनरलाइज एवरीथिंग। टॉपर्स कॉपीज़ कैसे एनालाइज करनी चाहिए, दैट्स अ गुड क्वेश्चन यार। टॉपर्स कॉपीज़ में यार आप ये देखो कि मतलब क्या डिफरेंशिएट कर रहा है वो, है ना, क्या कैसा लॉजिक दे रहा है वो उसका। जैसे एक 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 क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका दिमाग जो है वो कैसे कैसे लॉजिक्स दे रहा है, कितने डाइवर्स लॉजिक्स दे रहा है, उसने कैसे पूरा आंसर क्राफ्ट किया है, उसने कैसे प्रेजेंट किया है, उसका जो पॉइंटिंग सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम, इवन हर चीज़ मैटर करती है यार इसमें ना। इट्स अ राइटिंग एग्जाम, द एग्जामिनर इज गोना जज यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटन। आप पर्सनैलिटी में कुछ भी हो, है ना, तो वो कंक्लूजन क्या दे रहा है, वो इंट्रो क्या दे रहा है, वो कैसे उसको इंटीग्रेट कर रहा है, इंट्रो को बॉडी से, बॉडी को कंक्लूजन से, है ना। हैंड राइटिंग मैटर्स इन यूपीएससी यार, आई थिंक इट डज मैटर, आई थिंक इट डज मैटर, पर बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब क्योंकि मैंने मतलब टॉपर्स ऐसे भी देखे हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, तो आई थिंक इट डज मैटर, थोड़ा बहुत तो मैटर करता होगा। क्योंकि यार कोई भी अगर कॉपी चेक करेगा और इतनी ज़्यादा बल्क में कॉपी चेक करेगा, है ना, तो उसको अच्छी हैंड राइटिंग थोड़ा तो अपील करेगी, बट अच्छी हैंड राइटिंग में आपने बेकार कुछ भी लिख रखा है तो फिर आपको आई थिंक डजंट मेक सेंस। सर प्रीलिम्स के लिए बहुत एंग्जाइटी हो रहा है लास्ट मोमेंट पर, कैसे जीएस के सब्जेक्ट को रिवाइज करें और लास्ट मोमेंट पर कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यार मैं बता रहा हूँ ना, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू परफेक्ट होने चाहिए आपके। बाकी आपने और एक और चीज़ फोकस करना कि सारे के सारे जो सेक्शंस हैं टॉपिक्स वो कर लो, क्योंकि व्हाट हैपेंस कभी कभी है ना, यूपीएससी कुछ सेक्शन से बहुत सारे सवाल दे देता है, तो आपको लगेगा यार मैं यही छोड़ के गया था और इसी से सारे के सारे दे दिए, ये कर सकता है यूपीएससी। सो डोंट लीव एनीथिंग वन पार्ट। सेकेंड मैं बोलूँगा आप पीवाईक्यू ढंग से करें, उसके पैटर्न स्टडी करो, कहाँ यूपीएससी खेल रहा है, और वो गांठ बांध लो उनको, है ना। फिर जो जैसे मान लो आपने सपोज 14 से लेकर 20 तक आपने कर लिया, फिर उनको जो आपने सीखा है ना वो 21, 22, 23 में इंप्लीमेंट करो, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पर कि यार मैं जो सोच रहा हूँ ना वो सही सोच रहा हूँ, यूपीएससी इस तरीके से ही कर रहा है ना। मैं अभी स्टार्टिंग कैसे करूँ, और इसमें आपने एक और लिया कि रिवाइज कैसे करें, कैसे जीएस के सब्जेक्ट रिवाइज कैसे करें, तो वही अपने छोटे छोटे नोट्स बना लो हर चीज़ के, पीटी 365 के बना लो, है ना, मान लो पॉलिटी के बना लो, इकोनॉमी के बना लो, छोटे छोटे नोट्स आपके पास होने चाहिए यार, है ना, उन्हीं को बार बार रटते रहो। क्योंकि अगर देखो हर बार आप बुक नहीं पढ़ोगे, हर बार फाइन आर्ट्स की किताब नहीं उठाओगे आप, है ना, उसको दो तीन पेज में समराइज कर लो कि ये कंटेंट है इसमें, और वो किस बेसिस पे करोगे, उसमें से क्या उठाओगे, वो पीवाईक्यू के अंदर कि आप मतलब यार ये इंपॉर्टेंट है इसमें से, है ना। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, उसमें उसमें आपको पता है जैसे हड़प्पा है, इसमें जो सील्स हैं इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। मैं अभी स्टार्टिंग कैसे करूँ या पढ़ूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, किस सब्जेक्ट से चालू करूँ, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस ऑफिसर बनना है किसकी। तो अच्छी बात है, आप मतलब जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की स्ट्रैटेजी देखो और आपको जो सही सूटेबल लगे, जो आपको रिलेट कर पाओ, जैसे कि यार हाँ ये जो कर रहा है मैं ये कर सकती हूँ, तो आप उनकी स्ट्रैटेजी पे जाइए यार, मतलब इट्स गुड, आपका एम्बिशन अच्छा है। सर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए क्या करूँ, मतलब ये मैंने थोड़ा पहले एड्रेस कर दिया था यार। सर इंटरव्यू के बारे में बताने के बाद, अच्छा आपका डेली का स्टडी शेड्यूल कैसा रहता था सर। डेली शेड्यूल ये रहता था यार, मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, कभी कभी सपोज एग्ज़ाम टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, 13-14 घंटे हो रहे हैं, और पहले 2-3 घंटे में भी ऐसा कुछ नहीं है, आवर्स इज़ नॉट अ मेजर, हाउ मच यू आर एबल टू कंप्लीट। वो टारगेट रखो कि मेरे को आज दिन में ये ख़त्म करना है, तो उसको 4 घंटे में ख़त्म करके चिल करो, कोई दिक्कत नहीं। सर जी याद किया वो भूल जाया करते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट याद करना बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ नहीं सही बात है यार, इट इज़ मतलब अब बहुत सारे तो हैं, वो तो बात सही है, बट बार बार एक तो मैं बताऊँ शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करोगे तो इतना नहीं लगेगा। कुल मिला के आप 100 पेज में सबके नोट्स बना लो और उसके बाद उन्हीं 100 पेजेस को रिवाइज करो, तो इतना ज़्यादा चुनौती नहीं है। और फिर थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यू देखते रहो, तो एक्चुअली कम है, इट्स नॉट दैट मच। प्रीलिम्स एग्जाम फर्स्ट पेपर कैसे पास करो, देखो यार सी सैट का, हाँ मैंने सी सैट का नहीं बताया, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग साइड से हूँ तो मेरे को कभी उसमें दिक्कत उतनी आई नहीं,
मैं ये बोल दूंगा यार कि जिसको जो मतलब, क्योंकि देखो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आ जाती है कभी कभी, इट्स रियली मुश्किल है 1-2 घंटे में उसको करना। तो पहले आप इंग्लिश वाला पार्ट करो, है ना, उसके अंदर ब्रॉडली कॉमन सेंस से वो ऑप्शंस टिक हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, डेट्स वाले क्वेश्चन आ गए, है ना, जो सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए कुछ कुछ, या फिर वेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ गए, जो बहुत इजी वाला है ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स, उनको सॉल्व कर लो। अब इजीली 50 मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली 30 कर सकते हो यार, है ना। अगर बहुत डिफिकल्ट भी आ गया पेपर, वो जो 20 है उनको छोड़ दो, बाकी 30 कर लो, और इसमें से कुछ कर लो, इंग्लिश वाले 10-12 सवाल कर लो, हो जाएगा आपका काम। यूपीएससी सीएपीएफ का सिलेक्शन रेशियो, यार नो आइडिया व्हाट सीएपीएफ। इंग्लिश मीडियम में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है यार। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती अनलेस आप मतलब इतना ज़्यादा कर रहे हो कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिख रहे हो, है ना, इतना नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसका तो आप अखबार वगैरह पढ़ो, थोड़ा फोकस करो वोकैबलरी पे, है ना, थोड़ा। प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे अप्लाई करें, वो आपको पीवाईक्यू पे अप्लाई करो, है ना। पीवाईक्यूज पे अप्लाई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने जो एलिमिनेशन टेक्निक सीखी है वो एक्चुअली सही है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो तो कहते हैं कि यूपीएससी बहुत कठिन होता है तो एमपीपीएससी दूँ, बट मैं यूपीएससी ही दूंगी कॉन्फिडेंस के। अच्छी बात है यार। मैथ्स ऑप्शनल, क्या ये वर्थ है? कोई ह्यूमैनिटी का ऑप्शन सही रहेगा ओवरऑल? यार आपके ऊपर है, आपको जो ऐसा लगता है कि आई कैन, मतलब मैं इसमें इंडिया में मतलब टॉप 1000 में आ सकता हूँ इस ऑप्शनल को लेके, वो ऑप्शनल लो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट वही है आपका। इट्स नॉट अबाउट दिस ऑप्शनल दैट ऑप्शनल, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से आता है यार। अगर आपको पता है कि यार मैं अच्छा हूँ इसमें जेन्युइनली, और इंटरेस्ट भी होना चाहिए यार। आप किसी चीज़ में अच्छे तभी हो पाओगे जब आपको बहुत इंटरेस्ट होगा उसमें, है ना। रिवीजन कैसे करें यार? शॉर्ट नोट्स बना के बार बार वही। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है क्या सर? एनसीईआरटी यार, आई थिंक एनसीईआरटीज तो मस्ट है, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की चारों एनसीईआरटी। मतलब मैं हमेशा 2 पढ़ के जाता था और वो बची हुई 2 में से आ जाते थे सवाल। तो मैं बता रहा हूँ, चारों ज्योग्राफी की चारों एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। ज्योग्राफी, इकोनॉमी में उतना ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई एक, जैसे मान लो मैंने विवेक सिंह उठा रखा था तो मैं इकोनॉमी वाली नहीं पढ़ता था, बट आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगे। पॉलिटी में ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री में भी ज़रूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम से हो जाता है हिस्ट्री में ना, है ना। एंशिएंट और मिडीवल के लिए मैं तमिलनाडु एनसीईआरटी फॉलो करता था, तो आप वो देख लीजिए। वो मैं सजेस्ट रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो कम है ना। वो लेस में आपका ब्रॉडली कम से कम 80-90% कवर हो जाएगा, बाकी फिर पीवाईक्यू कर लो, है ना। अगर आपने आईएफएस कैसे चूज़ किया? यार आईएफएस, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू डेवलपमेंट वर्क एज वेल एज एनफोर्समेंट वर्क, सो काफ़ी यूनिक टाइप की सर्विस है। सो आई थॉट इट अट्रैक्टेड माई अटेंशन। तो आई थिंक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँ, हर एक बुक को कितने टाइम में रिवाइज करना बेहतर रहेगा? मतलब आप पहले पहले तो आपने बुक को पढ़ लिया होगा, 2-3 बार पढ़ लीजिए उसको, उसके बाद फिर उसके शॉर्ट नोट्स जो है ना उसको बनाइए, और वो शॉर्ट नोट्स पीवाईक्यू की बेसिस पे बने, एज आई सेड अर्लियर, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने, जैसे ये वाली चीज़ है कि इज इट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पर्टिकुलर कोई चीज़ हो गई, है ना। तो आप ये जो, जैसे मेरे नोट्स में था ये कि दिस इज द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और द थिंग्स दैट आर नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बार बार पूछी जाती है ना। तो ऐसी चीज़ें आप जैसे पीवाईक्यूज से देख सकते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल जो जो जैसे विजन है, विजन की टेस्ट सीरीज से आप देख सकते हैं दिस इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो चीज़ें जो है ना वो आती रहती हैं सामने बार बार, सो दे गेट इन टू योर नोट्स एंड देन दे गेट इम्प्रिंटेड ऑन योर। मैप्स को कैसे याद करें? यार मैपिंग है ना, मैपिंग मैंने खुद से ही की थी। एक एक कोचिंग थी, नाम भूल रहा हूँ, शायद अंकित अग्रवाल सर की कोचिंग थी मैपिंग की। वो ठीक ठीक लगी थी उस टाइम मेरे को, एटलीस्ट मैपिंग का तो अच्छा था उनका। तो वो दैट इज़ वेरी गुड। वो या तो तुम वो चीज़ आप एक्चुअली खुद से भी कर सकते हैं।
मतलब वो बेसिकली क्या करते थे कि आप जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, है ना, वो आप मैप उठा लो और उसमें उनको मार्क करते जाओ, है ना, उनको ब्रॉडली फिजिकल फीचर्स हो गए या फिर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो गए, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हो गई आसपास की, ऑस्लो अकॉर्ड हो गया, ये डिफरेंट 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 चीज़ें, है ना। आप उन पर उनको मैप अपने मैप में नोटिस कर लो, ठीक है, उनको ये डैश लगा के लिख भी लो कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। इट्स अबाउट रिपीटिंग द प्रोसेस। बुक तो 500 पेज की है सर, नोट बनाने के लिए स्मॉल नोट कैसे बने, बुक तो 500 पेज की है। हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें से कुछ ही चीज़ें काम की हैं। और देखो केवल फैक्ट्स उठाओ, जैसे जैसे पॉलिटी है, अब उसमें केवल फैक्ट उठाओ आप। जैसे मान लो टू थर्ड प्रेजेंट इन वोटिंग, इतना ही लिखना है आपको, आपको पूरी थीसिस नहीं लिखनी है ना, क्योंकि काम का सपोज कोई एक ही चीज़ है तो वही लिखनी है ना आपको। और पीवाईक्यू देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट जो है ना, फैक्चुअल कंटेंट, वो तो कम ही है उसमें। जैसे लक्ष्मीकांत है, उसमें भी बहुत बहुत सारे कंसेप्ट का रेपिटेशन है, कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं वही काम के हैं। एनसीईआरटी कैसे पढूं, लूसेंट क्या एनसीईआरटी के लिए बेस्ट रहेगा? लूसेंट यार, सम पीपल रिकमेंड लूसेंट, आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो। लूसेंट में ये है कि जैसे हिस्ट्री के लिए ब्रॉडली मुझे समझ में आता है, लूसेंट लोग पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, तो आप लूसेंट देख सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें इनपुट आउटपुट थोड़ा सा कम रहेगा। सो इट्स अबाउट कि आपके पास कितना टाइम है ना। एनसीईआरटी कैसे पढ़ूँ, लूसेंट? सर हम हमेशा एक आइडियल आंसर के पीछे भागते रहते हैं, ऐसा लगता है टॉपर कुछ अलग लिखते होंगे। नहीं यार, टॉपर बहुत ही नॉर्मल आंसर लिखते हैं। आप पहले 20 नॉर्मल आंसर लिखिए, है ना, फिर आप 20 में से 2 अच्छे आंसर लिखिए और 18 नॉर्मल आंसर लिखिए, जो भी आपका नॉर्मल होता है, जो आपका नॉर्मल है ना। उसके बाद फिर आप 5 आइडियल लिखिए जो आपके हिसाब से आइडियल है ना। उसके बाद और 15 नॉर्मल लिखिए, वही सेम 3 घंटे में, है ना। तो आप ऐसे बढ़ाते चले जाइए, अपना आइडियल तो पहुंचिए पहले, है ना। उसके बाद फिर आप देखिए कि टॉपर में और क्या क्या चेंजेस हैं, तो वो अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। तो ऐसा इस डोंट थिंक कि मैं एक परफेक्ट आंसर लिखूंगा, वो कभी नहीं होगा, है ना। इसमें उल्टा चलना है आपको। जैसे नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, जो मैंने भी पहले स्टार्टिंग में सोचता था कि मैं 20 परफेक्ट आंसर लिख दूंगा, है ना, मेरी कॉपी ऐसी परफेक्ट जानी चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं अगर 20 एवरेज आंसर लिख दूँ कैसे भी, है ना, और 20 में परफेक्ट आंसर लिखूँ, बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं आएगा। उसका रीज़न, और ये सबके सबके ऊपर वैलिड है ना, क्योंकि हर आदमी का एक लेवल होता है, ठीक है, आपका जो, तो आप जब इम्प्रूव करोगे ना, जब आप कुछ कुछ चीज़ें केस स्टडी डालना चालू करोगे, है ना, अपने कंक्लूजन को इम्प्रूव करना चालू करोगे, वहाँ पे एक्स्ट्रा एक एक 2 मार्क्स से टोटल जंप आएगा, ठीक है। तो आप लिखना चालू कीजिए, फिर आपको स्लोली वैल्यू एडिशन में आपको समझ में आ जाए क्या करना है। फिर आप किधर से बिलोंग करते हो और आप इतने अटेम्प्ट दिए हैं, आपकी एज कितनी है? मैं यार बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। 5 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, एज 32 के आसपास है। सर हम हमेशा ही करते हैं सर जी, सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम, सेल्फ डाउट को यार, मतलब आप सोच रहे हो आपको यूपीएससी एक पोजीशन पे बैठा देगी अचानक से, एक प्लेटफॉर्म है आपको बैठा देगी, और वो जो पोजीशन है ना, वहाँ पे आपको लीडरशिप रोल करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को रेंज चार्ज मिल रखा है, तो मेरे अंदर अभी 38-39 का स्टाफ है, ठीक है, राइट फ्रॉम डिप्टी रेंजर टू पूरा नीचे तक, है ना। यू आर अ लीडर, तो आपको मतलब अगर सेल्फ डाउट आज भी किसी को भी आ सकता है, मेरे को भी आते हैं आज के दिन भी यार, कि यार अपन ने ये स्टेप ले लिया, अब इसके बाद फिर अपन को ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। बट सी, सेल्फ डाउट आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी आप इम्प्रूव करोगे उस चीज़ को, सपोज, है ना। तो सेल्फ डाउट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सेल्फ डाउट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेल्फ डाउट से आप हर बार इंप्रूव करते जाओ और रियलाइज़ करो ये चीज़ कि सेल्फ डाउट फर्स्ट रैंकर को भी आ रहा है ना। सेल्फ डाउट सबको आ रहा है, अभी आज भी आ रहा है। जो जो इस बार टॉप करेगा, इस बार वाली जो एग्ज़ाम है आपकी 2025 की एग्ज़ाम है, उसको भी सेल्फ डाउट ही कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम का नेचर वैसा है ना, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना। तो आप लोग ये मत सोचो कि सेल्फ डाउट केवल आपको आ रहा है। और दूसरी बात, सेल्फ डाउट के लिए आप अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाओ। जैसे एक एक मैंने स्टेटमेंट सुना था, है ना, वो ये ऐसे ऐसे आई थिंक किन्होंने बोला था वो स्टेटमेंट, नाम नाम दिमाग से निकल रहा है मेरा।
उन्होंने बोला था कि अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान मत दो, कॉम्पिटेंस पे ध्यान दो, है ना। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। देखो जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप कॉन्फिडेंस आना है तुम्हें कि यार अपन कर लेंगे, है ना। बट आज के दिन आपको कॉम्पिटेंस पे ध्यान देना है। और हर हर बंदा जो सेलेक्ट हुआ है वो, यार मैं अगर सेलेक्ट हो गया तो मैं बता रहा हूँ, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई वो वाली बात नहीं है। यूपीएससी सीएससी और यूपीएससी आईएफएस की साथ में स्टडी कैसे करें? यार प्रीलिम्स तो कॉमन ही है, इनफैक्ट मेंस में जीके भी कॉमन है ना। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इंटरव्यू भी लगभग लगभग कॉमन है, तो आपको बस फॉरेस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। जैसे मेरा जो वो था, आपको फॉरेस्ट्री एक्स्ट्रा, वो आप अगर ढंग से भी पढ़ें मेंस के बाद भी पढ़ सकते हैं, बट ठीक है थोड़ा पहले से पढ़ के रख लो। बट बाकी ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ कॉमन है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश के लिए अगर आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत लग रही है तो प्रिपरेशन करो, फिर इंग्लिश का थोड़ा सा देख लो, है ना, कुछ चीज़ें। सर डेली खुद को कैसे एनर्जेटिक रखें, रोज़ 12 घंटे पढ़ सके? रोज़ 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मतलब रोज़ यार मेरे ख्याल से आप टारगेट रखो 8 से 10 घंटे का, बहुत है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप टारगेट पे फोकस करो कि मेरे को रोज़ आज मेरे को ये करना है और वो करना ही करना है। तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं जो सोचता हूँ ना मैं करता हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं यूपीएससी निकालूंगा, निकाल लूँगा। आप सोचते हो फिर आप करते नहीं हो तो आपको सेल्फ डाउट आता है। सर डेली खुद को कैसे? सर मेरे 11th में ह्यूमैनिटीज़ था, ओके, तो तब से मेरी मैथ्स छूट चुकी है, तो कैसे कवर अप करूँ? मुझे अब मैथ से डर लगने लगा है कि सीसैट कैसे दूंगे। यार सीसैट में मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उन पे फोकस करो। जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम के हर बार सवाल आता है, ठीक है। डेट्स मैंने बता दिया आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक डायरेक्शनल, इतना किलोमीटर ईस्ट गया, इतना किलोमीटर वेस्ट गया, है ना, ये सब सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेसिक कॉम्प्रिहेंशंस तो आते ही हैं, है ना। बेसिक कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी पे रीजनिंग आती है, वो भी बहुत बेसिक है। तो मतलब पर अब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको दिक्कत आती है, मत करो उसको, कोई बात नहीं। तो आप चूज़ करो, पिक एंड चूज़ करो कि यार कौन से मेरे लिए ईजी हैं, कौन से मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं, और उन पे फोकस करो। उनको जैसे कई बुक्स हैं, पहले तो हमारे टाइम तो RS अग्रवाल करके होती थी। बाकी जैसे जो बेसिक रीजनिंग की जो बुक्स है ना, एक वर्मा भी है, तो नाम है उसका, क्वांटैप्ट करके एक बुक आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके इनिशियल चैप्टर्स आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा उसमें। मेरी अभी एज 18 है, अच्छी बात है यार। एक प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए? एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता, लेकिन दिस एग्ज़ाम टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो आपको स्टेडी रखना है, उसके लिए 2-3 चीज़ें काम आएंगी। आपके पेरेंट्स, जैसे मैं अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट जो है अपने पेरेंट्स को देता हूँ। उनका जो पेशेंस था, उनने बहुत टाइम तक पेशेंस रखा मेरे साथ। और प्रेशर में पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत एसेंशियल है। फिर आपका जो प्रीवियस जो सक्सेसेस हैं उनको ध्यान रखो कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं ठीक है। और तीसरा यार, अल्टीमेटली केवल एक एग्ज़ाम है, एक जॉब है ना। इतना कोई इसको भगवान बनाने की या दुनिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं आने वाला है ना, वही रोटी खाओगे। बट हाँ ठीक है, थोड़ा एक लीडरशिप रोल में एक्ट करोगे तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, है ना। तो ठीक है, इट्स वर्थ लाइक गोइंग फॉर, बट इट्स नॉट वर्थ स्क्रूइंग योर मेंटल हेल्थ। जैसे मेरे को भी बीच बीच में मतलब मैं थोड़ा एंग्जाइटी में आ जाता था कि यार क्या करें, मतलब ये मेंटल हेल्थ पे कोई बोलता नहीं है एक्चुअली इसमें, है ना। लॉट ऑफ प्रेशर आ जाता है, प्रीलिम्स के टाइम भी, मेंस के टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उससे जस्ट पहले थोड़ा जो भी आपको डिस्ट्रेस करता हो, अब मतलब जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता था, तो आप मतलब कोई भी स्पोर्ट चूज़ कर लीजिए, आप वो खेलिए, आप मतलब आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो कीजिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है वाई सिविल सर्विसेज, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 मिनट, ये वाला रह गया ना। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए, अलग अलग? नहीं, साथ में करो यार। एक्चुअली मेंस प्रीलिम्स में आपका नॉलेज बेस इंप्रूव होता है, और वो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप पॉइंट लिखते हैं, वो कंटेंट तो वहीं से आता है ना। जैसे GS1 तो बल्कि पूरा ही प्रीलिम्स का है, लेकिन उसमें ये है कि आपके नोट्स अलग होंगे, बट आपकी प्रिपरेशन साथ में चल रही है ना। और आपका जो कंटेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है। जो केस स्टडीज़ हैं वो वही चीज़ें हैं जो आप प्रीलिम्स में याद कर रहे हैं बाय हार्ट, कि ये भी ये हुआ था, ये न्यूज़पेपर में आया था, उन्हीं को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी याद है ना।
सर मैं एंटर के पेपर दिए हैं, यूपीएससी की तैयारी कैसे कहाँ से करें? एंटर पता नहीं यार क्या है सर। यूपीएससी की तैयारी मतलब आप वही आप बेसिक बुक से स्टार्ट कीजिए यार, बेसिक स्टैटिक वगैरह बुक से स्टार्ट कीजिए। एंड उसके बाद कोई दिक्कत होती तो आप एनी डे मेरे को मेल कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है वाई सिविल सर्विसेज, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यार होना चाहिए कुछ नहीं होता यार, एक्चुअली अब आप जेन्युइनली बता देंगे ना तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जैसे आपको जैसे सिविल सर्विसेज में एक क्या क्या मिलता है आपको, बेसिकली एक रोल मिलता है जिसमें आपको आपका एक बहुत डाइवर्स रोल रहता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की मदद से कुछ लोगों को हेल्प कर पाते हैं, तो ये मुझे करना है इसलिए मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ। या फिर फॉर एग्जांपल मैं मतलब फॉरेन सर्विस करना, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ किसी चीज़ में। पुलिस सर्विस में आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी ऑफ द कंट्री, है ना। या फिर आई वांट टू जैसे फॉरेस्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब यू वांट टू वॉइस द वॉइसलेस, द ट्राइबल्स, है ना, द मोस्ट डाउन ट्रॉडन पीपल, है ना, उनके लिए आप बहुत बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ठीक है, वो आपका जो भी मोटिवेशन हो, मैं अपने घर वालों को प्राउड कराना चाहता हूँ, वो भी हो सकता है यार। मोटिवेशन में ऐसा कुछ वो नहीं है, बट बी ऑनेस्ट। अब कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट वो लोग पकड़ लेंगे। सर मैं इंटरव्यू में क्वेश्चंस घर पे रह के भी तैयारी हो सकती है या कुछ मिस होता है? नहीं, घर पे रह के हो सकती है। मैंने तो सारी तैयारी घर पे रह के ही की है। जब मैं बाहर रहा हूँ उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं घर पे रह के ही पढ़ा तब मेरा सिलेक्शन हुआ। सर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी और आपको स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत उलझा हुआ सा लगता है? यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने चालू की थी यार 2016 में, और फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 22 में। तो मेरा जो टाइम था वो बहुत टाइमलाइन बहुत बड़ा था। 18 में हालांकि मैं रेलवेज़ में आ गया था, IRSME, बट स्टार्टिंग में ये समझ नहीं आता, ये बात सही है कि डायरेक्शन क्या है। तो मैं वो जो PYQs जो हैं वो आपको डायरेक्शन देंगे, बाकी जो टॉपर वीडियोस हैं वो देखते रहिए, है ना, और पैटर्न यूपीएससी की पैटर्न देखिए, तो वही आपका डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है ना। ओके, थैंक यू यार। आपको कांटेक्ट कैसे करूं, अभी कहा आपने, मतलब बेसिकली मैं अपना मेल आईडी दे दूंगा, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। यूपीएससी टाइम में ही दे दूंगा। इसकी ये जो वीडियो आएगा ना, ये अपलोड होगा तो इसके नीचे ही वो मेरा मेल आईडी होगा, आप मेरे को लिंक भेज सकते हैं। कोई भी कैसा भी डाउट हो यार किसी को भी आप प्लीज़ तो थोड़ा देख लीजिए, है ना। और किसी को कोई डाउट है यार बता दो। एक सेकेंड, हो गया, चलिए ठीक है। अब ना बहुत लंबा सेशन हो गया। थैंक्स अ लॉट, और आई रियली विश कि आप लोगों में से सबका सिलेक्शन हो जाए और आप लोग वट एवर यू विश फॉर वो आपको सर्विस मिले।